हेलो दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं आप लोग के साथ एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, क्योंकि क्लास 10th के सभी बच्चों का सबसे फेवरेट चैप्टर होता है, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। देन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि इस चैप्टर को सर या मैम बड़ी जल्दी से पढ़ाएं और हम सारी चीज़ों को जानने पाएं। तो आज इन सारे चीज़ों की जो क्यूरियोसिटी है उन सबको हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस। तो कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं रिप्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे स्टडी करेंगे। तो आते हैं हम लोग और सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमें। तो बिफोर वी डिस्कसिंग द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो अगर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए हम इसका आंसर कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट ये इसेंशियल नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बिना इसके कोई भी लिविंग थिंग जिंदा ही नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड व्हाई। ठीक है, कैसे और क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम कई एनिमल्स के और प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे प्लांट रिप्रोडक्शन करते हैं और सेम काइंड ऑफ थिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक वुमेन है जो कि एक बेबी को लिए हुए बैठी हुई है। ठीक है, देन इसमें हम डिस्कस करते हैं आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर एक रिप्रोडक्शन, याद दिया, ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेन द लाइफ। रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि हमारे लाइफ को मेंटेन करें, अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन। ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम न्यूट्रिशन लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए या एक्सक्रिएशन करते हैं। ठीक है, तो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो हम उसे किसी न किसी तरह से ले लेते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम या एक्सक्रिएशन सिस्टम में हम देखते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, तो इन सब की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। बट रिप्रोडक्शन ये हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन होगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम बिना रिप्रोडक्शन के भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी क्यों है, क्योंकि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना या फिर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, या फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ से पूरी तरह से गायब ना हो जाए, इस वजह से उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि वो अपने ही जैसे सिमिलर काइंड्स के बेबीज को बर्थ करे और क्या हो, वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को आगे की ओर बढ़ा सके। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी होता है। Then if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in the process। तो कोई, आप यहां पे देख सकते हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम देख सकते हैं
ये ऑर्गेनिज्म ने बर्थ किया एक अपने ही जैसे एक बेबी को, ठीक है। बर्ड को देखते हैं तो बर्ड ने भी क्या किया, अपने ही जैसे बेबीज को प्रोड्यूस करने के लिए एग दिया और एग हैच हुए और सेम काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। सेम इसी तरह हम डॉल्फिन को देख सकते हैं, डॉल्फिन ने भी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सेम काइंड्स ऑफ बेबी को बर्थ किया, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में जब काऊ, बर्ड, देन अदर फिशेज और एनी अदर एनिमल्स are reproduced, then what happen? Then a lot of energy is spent in this process. In this process, lot of energy is spent because more and more energy is essential for the birth children or childs. अगर हम देखें तो बहुत सारे एनर्जी का यूज करना पड़ता है रिप्रोडक्शन में, मीन्स कि अपने ही जैसे बेबी को डेवलप करने के लिए कोई भी वुमेन हो या फिर कोई भी एनिमल हो, वो अपने वॉर्म में रखता है उसे कई दिनों तक और कई सारी एनर्जी या फिर कह सकते हैं हम लॉट ऑफ एनर्जी को स्पेंड करता है, तब जाके एक न्यू बॉर्न बेबी हमें मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? जब इतनी सारी एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्या करना जरूरी है? इसे तो हम नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी? तो यहाँ क्वेश्चन है, जब इतनी सारी एनर्जी हमें लगती है किसी भी इंडिविजुअल को पैदा करने में या उत्पन्न करने में, तो हम क्यों खर्च करते हैं इतनी एनर्जी? ठीक है, क्या जरूरत है हमें इतनी एनर्जी खर्च करने की? नॉर्मल भी हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, तो हमारे अंदर की एनर्जी को हम स्पेंड क्यों करें? ठीक है, तो इसका उत्तर हम आगे की ओर हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये भी दिखाया, इन दिस प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। क्या हम इस प्रोसेस के बिना जीवित नहीं रह सकते? तो ऐसा नहीं है, हम इस प्रोसेस के बिना जीवित रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, ये ठीक है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो हम लिविंग नहीं रहेंगे, ठीक है, हम जिंदा नहीं रहेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम रिप्रोडक्शन करते हैं तब भी और नहीं करते हैं तब भी हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम रिप्रोडक्शन करते हैं क्यों हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इट इज obvious that we notice organism because they reproduce। हम देखते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं ऑल ओवर द अर्थ, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। इफ दे वेयर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ particular kind, it is doubtful that we would have noticed in existence। तो यहां पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं ताकि वो विलुप्त ना हो सके। अभी अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव ये होता है कि वह जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, एज अ फ्यूचर एंड ना हो, ठीक है, विलुप्त ना हो जाए, इस धरती से गायब ही ना हो जाए। इस वजह से क्या करते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं तो एलिफेंट रिप्रोडक्शन करता है तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस वजह से आज एलिफेंट है। बट अगर ये रिप्रोडक्शन ना करता या कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करता, तब क्या होता, तब इस डायनासोर की तरह आज एग्जिस्ट ना होता। जैसे आज डायनासोर एग्जिस्ट है तो नहीं है, डायनासोर एग्जिस्ट क्यों नहीं है? तो आप लोग के मन में आ रहा होगा कि वो लोग शायद रिप्रोडक्शन नहीं करते थे इस वजह से आज डायनासोर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से ये सारे के सारे अपने इस पृथ्वी से
विलुप्त हो गए, या फिर कह सकते हैं पूरी की पूरी तरह से गायब ही हो गए हैं, जिसका नाम और निशान नहीं है धरती पे। तो इस वजह से कि वो हम रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि एज अ फ्यूचर हमारी जनरेशन या हमारे तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एज अ फ्यूचर इस अर्थ पे प्रेजेंट रहे, इस वजह से हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या है, हम लोग समझ चुके हैं। देन आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। आपने नोटिस किया होगा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ फिगर देख सकते हैं, और इस फिगर से देखते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करके उसके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ शिप्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ डक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड मैनी नंबर्स ऑफ फिशेस। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही ये जो इनकी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, ये इसी वजह से आज अर्थ पे मौजूद हैं। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना होता हमारी लाइफ में, तो ह्यूमन बीइंग्स हो या अदर ऑर्गेनिज्म हो, वो आज लिविंग ना होते या हमारे बीच में उपस्थित ना होते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी नो डैट, ये हम कैसे जान सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम स्पीसीज में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा कैसे, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलरली टू ईच अदर। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं। इस वजह से हम स्पीसीज को पहचान सकते हैं। किसी स्पीसीज को पहचानना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन किसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, कौन रिप्रोड्यूस करेगा, कौन नहीं करेगा। तो कह सकते हैं कि जो एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं। सिमिलर दिखने का मतलब है कि जैसे हम अपने माता पिता की तरह दिखाई देते हैं। अब माता पिता की तरह दिखाई देने का मतलब ये है कि काऊ का या फिर बफेलो का बच्चा, ठीक है, वो उसी की तरह दिखाई देगा। ठीक है, डॉग का बेबी जो है कैट नहीं दिखेगा, कैट का बेबी जो है डॉग की तरह नहीं दिखेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो स्पीसीज होते हैं वो सेम काइंड्स ऑफ स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसके जो भी फादर मदर हैं, बेबी सेम उसी की तरह दिखाई दे रहा है। फिशेस को देखते हैं तो फिशेस में भी जो है सेम उसी तरह दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे हम शिप को देखते हैं तो वो भी अपने फादर या मदर या अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो रिप्रोडक्शन में जो भी प्रोसेस होता है उसमें पेरेंट्स का होना इंपॉर्टेंट है। दस reproducing organisms create new individual that look very much like themselves। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं रिप्रोड्यूस के दौरान ये जो कैट दिखाई दे रही है, इसके के सारे बेबी जो है वो कैट की ही तरह दिखाई दे रहे हैं। लुक लाइक अ सिमिलर नॉट अ इंडिविजुअल। अगर हम एनसीईआरटी की कुछ लाइन को देखें तो वहां पे साफ साफ बताया गया है नॉट अ इंडिविजुअल। ठीक है, इट्स ओनली सिमिलर बिकॉज similar is a same kind, its structure, then its color and any other property to match it, हम ये कह सकते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि डॉग की तरह ही उसका बेबी दिखाई दे रहा है, कैट की तरह ही उसका बेबी दिखाई दे रहा है। यहां पे कैट का बेबी डॉग की तरह नहीं है, ना ही यहां डॉग का बेबी कैट की तरह है, ऐसा नहीं है। तो रिप्रोडक्शन में सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर्स। तो फ्रेंड्स आगे की ओर हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। तो यहां पे इस बेचारे के पास एक प्यारा सा क्वेश्चन आया है कि सर बता रहे हैं कि जो बेबी होता है वो पेरेंट्स की तरह होता है, दैट मीन्स
एग्जैक्ट कॉपी होता है, जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी रिटर्न नोट्स का फोटोकॉपी कराते हैं, तो जो नोट्स में लिखा होता है उसकी फोटोकॉपी भी एग्जैक्ट उसी तरह होती है, ठीक। बट क्या ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो सेम एंड एग्जैक्ट कॉपी उसमें प्रोड्यूस होता है? तो ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें काफी वेरिएशंस आती हैं। वो वेरिएशन कैसे आती हैं हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो इस मॉड्यूल में या फिर हम इस क्लास में जो डिस्कस करेंगे, यहां पे हम देखेंगे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? देन नो, इट्स आंसर इज नो, इट इज नॉट an exact copy of themselves. Let us find this answer in this module, या फिर हम कह सकते हैं इस लेक्चर में हम इसे समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मार्क्स को गेन करना चाहते हैं, तो सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से इस वीडियो पे आ जाएं और अच्छी नॉलेज और बेटर नॉलेज लेके जाने पाए, ताकि आप लोग फ्यूचर में इसका यूज कर सको। देन हम लोग आगे आते हैं और रिप्रोडक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे हम हॉर्स के बेबी को देखते हैं, तो एग्जैक्ट कॉपी ना दिख करके वो सिमिलर दिख रहा है। सिमिलर का मतलब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सिमिलर क्या होता है, तो हम लोग सिमिलर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब है बेबी, या फिर हम कह सकते हैं कि उस ह्यूमन का बेबी जो रिप्रोडक्शन के दौरान रिप्रोड्यूस हो रहा, which look very much like themselves. Only he and she is look like themselves, not an exact copy. Only he is look like themselves. We are see in this it is a hen and elephants and zebra. We are noticed that zebra is look like, both zebras is look like each other. Elephant is look like each other, but it is not exact copy. Exact copy means this big size and it is also a big size, but both are a different sizes. Sometimes they are different colors, but reproduction is not a proper meaning. Then we are discuss there. Organisms look similarly, body design are similar. We see that here its body design are similar, not a both individual are similar. अगर हम यहां देखें तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो इमेज दिखाई दे रही है हमें, ये इसकी तरह दिखाई देता है, केवल सिमिलर दिखाई देता है। इसकी बॉडी डिजाइन इसी तरह है। एलिफेंट की बॉडी डिजाइन, एलिफेंट की बेबी की बॉडी डिजाइन दोनों सेम है, बट साइज सेम नहीं है, शेप नहीं है, कलर शेप नहीं है, ठीक है। उसका जो डिजाइन है वो सेम इस तरह दिख रहा है, बस इस वजह से, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, हैव टू बी सिमिलर। जैसे कि ब्लूप्रिंट होता है किसी भी एरिया का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी सिटीज का ब्लूप्रिंट जो होता है एग्जैक्ट उस सिटी को ना बता करके उस जैसे को मॉडल के रूप में दिखाना, ठीक, वो है सिमिलर। तो यहां हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन मेक कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट।
रिप्रोडक्शन जो होता है वो केवल एक कॉपी बनाता है, बट वो कॉपी जो होती है एग्जैक्ट कॉपी ना होकर के सिमिलर होती है। यहां पे हम देखते हैं टू मैन, और हम कह सकते हैं टू पेरेंट्स। यहां पे रिप्रोड्यूसिंग सेल दोनों पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मेल जो होता है और फीमेल जो होता है, ये दोनों आपस में मिलके रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे रिप्रोड्यूसिंग सेल मिलता है इन दोनों से। देन इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम में अंदर अगर आप देखेंगे तो क्रोमोटिन मटेरियल होता है, जिसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन के बाद डीएनए की कॉपी होती है, और डीएनए की कॉपीज के बाद वेरिएशंस आते हैं। ठीक, तो इसमें फादर का डीएनए देन मदर का डीएनए दोनों आपस में मिलते हैं, तो दोनों लुक लाइक डिफरेंट, बोथ आर लुक लाइक डिफरेंट। वन पर्सन इज अ मैन एंड द अनदर पर्सन इज अ वुमेन। तो यहां हम देख सकते हैं एक मैन है एक वुमेन है, और दोनों रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की हेल्प से डीएनए की कॉपीज बन रही है, बट ये डीएनए की कॉपीज इन दोनों के डीएनए से मिलके बनती है। देन यहां पे वेरिएशन आता है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है, डीएनए कॉपी बनती है, फिर वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मीन्स है कि फादर या मदर, कोई भी एक पेरेंट्स का जो बेबी है वो उनकी तरह केवल बॉडी स्ट्रक्चर में होता है, सिमिलर नहीं होता। रंग रूप अलग होते हैं। किसी के हेयर देखोगे वो चेंजेज होता है, किसी के नोज देखोगे तो ये लंबी सी होती है, किसी की छोटी सी होती है, किसी की चपटी होती है, किसी के ईयर्स देखोगे वो किसी के बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, बहुत सारी वेरिएशन होती है। तो जो डीएनए कॉपी बनती है वो आइडेंटिकल ना होकर के सिमिलर होती है। ये आइडेंटिकल नहीं होती है। आइडेंटिकल क्यों नहीं होती है? आइडेंटिकल का मतलब ही होता है बेटा कि अगर पापा की तरह तुम दिखने लगोगे तो मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी कि पापा कौन है और बेटा कौन है। ठीक है, सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट कॉपी। कोई भी बेबी हो वो अपने फादर की तरह सेम एज या अपने मदर की तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8-9 में, ट्विंस जानते होंगे। ट्विंस हो सकते हैं, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, या फिर सिस्टर सिस्टर हो सकती है। वो ट्विंस हो सकते हैं, वो एक दूसरे की तरह लुक लाइक ईच अदर, वो एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं। बट रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के दौरान जो इंडिविजुअल आ रहा है उस इंडिविजुअल का अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट कॉपी होना या आइडेंटिकल होना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है और पूरी तरह से सिमिलर है। तो यहां पे हम अच्छे से समझ पाए होंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और इस रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या है और एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये हमारे लाइफ में जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे हम इसके वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन जरूरी क्यों है? वेरिएशन होने की वजह से क्वालिटी में डिफरेंट आता है, लेकिन ये नहीं है कि वेरिएशन का मतलब होता है कि बहुत अलग अलग वेराइटीज के हो, अलग अलग वेराइटीज के पेरेंट्स हो तब जाके अलग अलग इंडिविजुअल होंगे, ऐसा नहीं है। यहां हम देख सकते हैं बटरफ्लाई को, या फिर हम देख सकते हैं जिराफ को, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे चिली जो है ये मिर्च है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिर्च होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ये जो बटरफ्लाई है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपने इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए में वेरिएशन आ जाता है।
वेरिएशन आने की वजह से होता क्या है, कुछ चीजें डीएनए में मिलती हैं और कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। आगे की ओर पढ़ोगे आप लोग, जो डीएनए होता है ये इसकी कोडिंग होती है अलग अलग। तो कोडिंग की बात करें, एटीजीसी फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो कि इसकी कोडिंग एटीजीसी है या एटीजीएस है या जो भी है, देन इसकी जब एग्जैक्ट कॉपी ऐसे बनती आई तो देख सकते हैं कि एग्जैक्ट इसी तरह होना, सिमिलर होना था एटीजीसी की तरह ही। बट होता क्या है, ये कोड चेंज हो जाता है और कोड चेंज होते ही इसको पता है कि इस कोड में रहूंगी या इस कोड में मैं रहूंगा तो सेम उसी तरह रहूंगा। बट जैसे कोड चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल एजीटीएस हो जाता है या एजीटीसी हो जाता है, तब क्या होता है, तब इसके कोड में चेंज आ जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करते हैं तो किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो कॉल करने का जो नंबर होता है, वो डेटा में नंबर अगर एक इधर से उधर या उधर से इधर हो जाए, 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9 या 9 की जगह 6 लिख दें तो कांटेक्ट कहीं और हो जाता है। ठीक, जिस पर्सन के पास हमें जाना है या जिस पर्सन के पास पहुंचना है कॉल, वहां ना जाकर के कहीं और चला जाता है। सेम एज डीएनए की कॉपी में भी ऐसा होता है, जब दो डीएनए आपस में मिलते हैं तो वहां पे कुछ कोड जो है इधर उधर हो जाता है। कोड के इधर उधर होने की वजह से तुरंत डेटा चेंज, और डेटा चेंज होते ही जैसे होना चाहिए वैसे ना होकर के कहीं और, जैसे कॉल चला जाता है, सेम एज जैसे होना चाहिए वैसे ना होकर के कलर में चेंजेज। या फिर कह सकते हैं इस ये तुम यहां से यहां रहोगे तो तुम रेड रहोगे, अगर तुम इसके साथ चले जाओगे तो तुम ब्लैक कलर के हो जाओगे, या तुम इसके पास चले जाओगे तो व्हाइट कलर के हो जाओगे, या तुम इसके साथ चले जाओगे तो ग्रीन कलर के हो जाओगे। तो जो कोडिंग है डीएनए की, वो कोडिंग इधर से उधर हो जाती है, जिस वजह से वेरिएशन आ जाता है। तो वेरिएशन आने की मेन वजह क्या होती है, डीएनए का चेंज होना। डीएनए जैसे जैसे चेंज हो जाता है वैसे वैसे वेरिएशन आ जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे वेरिएशन होता कैसे है, तो वो डीएनए की वजह से होता है। तो यहां हम देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस, जिसे नीचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचेस। अब नीचेस वर्ड क्या है तो इसको समझते हैं। नीचेस एक ऐसा वर्ड है जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोड्यूस किया जाता है या यूज में लाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहां पे हम देख सकते हैं कैमल को। तो कैमल का इन्वायरमेंट क्या है, कैमल का जो इन्वायरमेंट है, मतलब ये नीचे ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो एक फिक्स इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक फिक्स इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके लिए ये नीचे वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, ये जो नीचे वर्ड है ये यूज किया गया है ऐसे एनिमल्स के, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि एक सर्टेन इन्वायरमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कैमल को देख सकते हैं, यहाँ पे फिश को देख सकते हैं। इसका एक सर्टेन इन्वायरमेंट है, इस सर्टेन इन्वायरमेंट की वजह से ही इसे यह नाम दिया गया है, या फिर इसे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो देयर बॉडी डिजाइन अलाउ देम टू यूज दैट पार्टिकुलर नीचे, मतलब उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए उसकी बॉडी जो होती है, ठीक है, उसकी जो बॉडी डिजाइन बनी है उस एरिया में रहने के लिए कंफर्टेबल होती है। इस वजह से उसे हम नीचे नाम से या फिर एक नीचे वर्ड दे दिया गया है जो कि इस इन एनिमल्स के लिए है। अगर बात करें इन एनिमल्स की जो कि पोलर रीजन में बड़े बड़े इनकी शरीर पे बाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां का वेदर कोल्ड होता है। कोल्ड होता है तो ये तो कपड़े पहन के घूमेंगे नहीं, ठीक है, कि जीन्स पैंट पहन लेंगे, शर्ट पहन लेंगे और आराम से घूमेंगे। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट की वजह से इनकी बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ और बड़े बड़े हेयर हो गए जो कि इस इन्वायरमेंट से या बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
तो इस वजह से इन्हें नीचे नाम दिया गया, जो कि एक सर्टेन इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, द पोलर बियर इज वेल एज अडेप्ट टू द इट्स आर्कटिक इन्वायरमेंट एज दे आर वाइड फॉर हेल्प them blend in white the snow and ice and has a layer of fat under its skin which help it stay warm। तो हम कह सकते हैं, जो हमने अभी बताया कि इसके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स जो होती है उसको बाहर के वेदर से बचने के लिए, और इसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है, जिस वजह से इसकी बॉडी जो होती है वो थोड़ा हॉट रहती है, वार्म रहती है, जिस वजह से इसे बाहर के कोल्ड वेदर को फीलिंग नहीं आ पाती और ये अच्छे से सरवाइव कर पाता है। तो हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन देखते हैं, हाउएवर नीचे कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तो ऑर्गेनिज्म अपने कंट्रोल नहीं रह पाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उस रीजन में नहीं रह पाएंगे। टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन, तो हर जगह का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा और कम होता है। तो हम कह सकते हैं जो वेरिएशन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड है या बहुत ज्यादा हॉट है तो उस हिसाब से उसकी बॉडी की डिजाइन होती है। तो बहुत ज्यादा कोल्ड होने की वजह से बॉडी डिजाइन थोड़ी फैटी होती है, या फिर कह सकते हैं बॉडी में हेयर्स बहुत होते हैं। लेकिन अगर वेदर बहुत हॉट है तो स्किन जो होगी वो बहुत ड्राई ड्राई होगी, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ब्लैक इस कलर में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे वाटर लेवल हाई होता है तो वहाँ के लोग अलग तरह से सरवाइव करते हैं। अगर हम देखें मेटेरॉइड हिट्स कहीं हुआ होता है तो वहाँ के एनिमल्स या वहाँ के ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि वेरिएशन को क्रिएट करती है। देन कुछ ऐसे वेरिएशन जो कि नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, तो उस वेरिएशन की वजह से वो एनिमल ही क्या हो गया है, पूरी तरह से गायब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे डोडो दिखाई दे रहा है, व्हाइट टाइगर दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे देख सकते हैं, इसे तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग, डायनासोर है। यहाँ पे हम डोडो देख सकते हैं, डोडो बड़ा प्यारा नाम है, डोडो बेटा, डोडो। तो डोडो जो है हमारी अर्थ से पूरी तरह से लगभग गायब ही हो गया है। डायनासोर जो है ये भी पूरी तरह से गायब हो गया है। देन व्हाइट लायन कुछ ही नंबर में है जो कि ये भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे वेरिएशन की वजह से विलुप्त ही हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं इन दिस ड्रास्टिकली अल्टर्ड पॉपुलेशंस विल बी वाइप्ड आउट, धीरे धीरे ये खत्म ही हो गए। ठीक है, हाउएवर इफ सम वेरिएशन आर प्रेजेंट पॉपुलेशन कैन सर्वाइव। तो कुछ ऐसे भी वेरिएशन हैं जिसे आज के समय में सर्वाइव हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इंडियन पाइप प्लांट, ये जो पाइप प्लांट है ये भी क्या है, बहुत ही रेयर कंडीशन में सरवाइव कर पाता है इस अर्थ पे, क्योंकि इसके जैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि ये यहाँ पे रह पाए। अगर इसकी बात करें तो पाइप प्लांट भी एक ऐसा प्लांट था जिसके पास खुद का क्लोरोफिल होता था, और क्लोरोफिल होने की वजह से ये अपना फूड बना लेता था। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशंस आई इन प्लांट में, और उस वेरिएशन की वजह से पूरी की पूरी क्लोरोफिल जो है वो पूरी तरह से खत्म ही हो गई इसके अंदर से। और जैसे ही क्लोरोफिल खत्म हुआ वेरिएशन की वजह से, अलग अलग वेरिएशन होते गया और क्लोरोफिल धीरे धीरे गायब होते गया, वेरिएशन आगे बढ़ते गया, क्लोरोफिल खत्म होते गया, और एक ऐसी सिचुएशन आई कि इस बेचारे से पाइप प्लांट के पास क्लोरोफिल रह ही नहीं गया, और क्लोरोफिल ना रहने की वजह से इसे सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये किसी भी अदर प्लांट के पास या फिर अदर सोर्सेस की वजह से ये डेवलप हो पाता है। तो इसे हम सेप्रोफाइट कह सकते हैं, जो कि सेप्रोफाइटिक हो गया है, जो कि पहले जो है सेप्रोफाइटिक ना होकर के ये ऑटोट्रॉफिक था, ये खुद का अपना नोटेशन बनाता था। लेकिन आज ये वेरिएशन की वजह से
बहुत सारे वेरिएशन की वजह से ये आज आज के डेट में ये सेप्रोफाइट बन चुका है। तो वेरिएशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है। इफ दे वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग एट टेम्परेचर वाटर, तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे बैक्टीरिया भी रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो बैक्टीरियाज भी डेड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना भी जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर रहता था। अगर बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेज आए तो कोरोना गायब हो जाता था। या फिर हम देख सकते हैं, हमने एग्जाम्पल तो देखा ही है, बहुत ज्यादा हीट वेव्स जब मार्च अप्रैल या मई का महीना होता था तो उस समय कोरोना की जो वायरस की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो चुकी थी। बट जैसे ही वेदर कोल्ड वेदर आया, ठंडी का मौसम आया, ठीक है, वो बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, ठीक है, और हमारे एग्जाम्स को पोस्टपोन करते चला गया। बच्चे आज भी कहते हैं कि अगर कोरोना वायरस आ जाए तो फिर हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाए, हमें जो है एग्जाम ना देना पड़े। लेकिन बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम वेरिएशन की बात करें तो बैक्टीरिया की बात कर रहे थे। बैक्टीरिया जो होता है ये भी बहुत सारे वेरिएंट में पाया जाता है, अलग अलग हीट या अलग अलग कोल्ड वेदर में, अलग अलग वेदर में पाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो किसी एक स्पीच को कई लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए वेरिएशन की इंपॉर्टेंट होती है। अगर वेरिएशन में इंपॉर्टेंस ना ला पाए, वो अगर वेरिएशन ना ला पाए तो वो इंडिविजुअल होता क्या है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, जो कि टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदलता रहता है और उस पर सरवाइव कर पाता है। देन वेरिएशन को हमने देख लिया, देन आगे की ओर हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स के बारे में। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड हैं, किस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं, तो सिंगल ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को किस तरह से यूज करता है। उसमें बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, उसी तरह हम पढ़ेंगे यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल होता है, देन दूसरा जो होता है सेक्सुअल होता है। एक एसेक्सुअल होता है और एक सेक्सुअल होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल की, देन आफ्टर हम सेक्सुअल पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम एसेक्सुअल देखते हैं। तो एसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल मींस ओनली वन पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, उसको हम एसेक्सुअल कहते हैं। और ऐसा कोई रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम सेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। क्या? एक पेरेंट्स। अब कहोगे रिप्रोडक्शन, कुछ लोग जानते हो कहेंगे रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तो अकेले से हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है बेटा। यहां हम देखते हैं तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल एक ऐसा मेथड है जिसमें केवल एक पेरेंट्स, फादर फादर मदर मदर, या हम कह सकते हैं कि ओनली मदर, क्योंकि जो बर्थ करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, या क्वालिटी होती है, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, वो केवल फीमेल में होती है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। लेकिन ये डिपेंड करता है वहां पे जब टू पेरेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे हम एसेक्सुअल की बात करें, ओनली वन पेरेंट्स, तो यहाँ पे जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है एग्जांपल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा को बहुत अच्छी तरह से, जो कि सिंगल होता है, सिंगल सेल का होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है।
सेक्सुअल में बता दे तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, डॉग है, एलिफेंट है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, एनी अदर एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स है। तो जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं, ह्यूमन, डॉग्स, एलिफेंट्स एंड बर्ड्स, एनी अदर प्लांट्स, etc। देन यहाँ पे आगे की ओर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। तो ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से। तो एसेक्सुअल की बात करेंगे यहाँ पे और हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल क्या है और एसेक्सुअल पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो एसेक्सुअल में सबसे पहले आता है फिजन, ठीक है। इसकी बात करें तो फिजन है, सेकंड हम बात करें फ्रेगमेंटेशन है, थर्ड की बात करें रीजनरेशन है, ठीक। फोर्थ की बात करें तो बडिंग है, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूजन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मोड्स हैं। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्यूजन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, ठीक है। उसके बाद बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है एंड स्पोर फॉर्मेशन है। ये सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों को 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फिजन की बात करते हैं। तो फिजन हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल धीरे धीरे देखो कैसे डिवाइड हो रहा है। एक इंडिविजुअल की जो न्यूक्लियस है धीरे धीरे डिवाइड होकर के 2 इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो जा रहे हैं, जो कि हमारा फिजन कहलाता है, ठीक है। तो फिजन में अगर हम देखें तो बाइनरी फिजन की बात करते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, 2 डिवीजन। 2 डिवीजन मीन्स 1 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो यहां हम देखते हैं एक इंडिविजुअल किसी 2 पार्ट में धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है और यहां पे पूरी तरह से ये अलग हो गया और ये डिवाइड होकर के 2 ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दिया, जो कि बाइनरी फ्यूजन में आता है, ठीक है। तो ये लिविंग सेल थे जो कि डिवाइड हो गए 2 पार्ट में और 2 पार्ट में डिवाइड हो गए और एक नए और न्यू, या हम कह सकते हैं कि 2 नए इंडिविजुअल को इसने रिप्रोड्यूस किया, जो कि फिजन की मेथड से हुआ, जिसमें बाइनरी होता है, बाइनरी मीन्स 2। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं कैसे 1 इंडिविजुअल के न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं और उस न्यूक्लियस की हेल्प से 2 नए, या फिर हम कह सकते हैं 2 नए इंडिविजुअल तैयार हो गए, ठीक है। सीन इन मोस्टली प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया। ये मोस्टली बाइनरी फिजन जो होता है एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे क्लास 10th के बाद क्लास 11th एंड 12th में भी हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, फंगी, अदर चीजें हमको बहुत अच्छी और बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया को देख सकते हैं, जो कि मोस्टली बाइनरी फिजन का मेथड यूज करते हैं। कुछ प्रोटोजोआस हैं। प्रोटोजोआ में बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या है, प्रोटोजोआ में है। और ये भी क्या करती है, बाइनरी फिजन की मेथड से रिप्रोडक्शन करती है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो हम अमीबा की बात करते हैं, यहाँ पे अमीबा देखते हैं। तो अमीबा, एक अमीबा बाइनरी फिजन के द्वारा 2 इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। तो ये भी
बाइनरी फिजन की हेल्प से होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे एग्जांपल दिया है विद एन एनिमेशन, कैसे अमीबा बीचों बीच से डिवाइड हुआ और 2 पार्ट में हो गया। किसी भी जगह से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, चाहे यहां से डिवाइड करें, चाहे यहां से डिवाइड करें, चाहे जहां से डिवाइड करें, ये सिमिलरली अपनी तरह दिखाई देगा। यही मेथड जो है सिंपली बाइनरी फिजन में आता है। तो यहां पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम अमीबा के बाद देखते हैं, पैरामीशियम की बात करते हैं। तो पैरामीशियम जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू हॉरिजेंटली सेक्शन में डिवाइड होता है। तो हॉरिजेंटल की बात करें तो हॉरिजेंटल जो होता है ऐसे ऐसे कट होगा, ऐसे ऐसे मतलब अपर पार्ट अलग हो जाएगा, लोअर पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये इस टाइप का बाइनरी फिजन करता है जो हॉरिजेंटली कट होता है। देन यहाँ पे हम देखते हैं तो ये पैरामीशियम है जो कि इस तरह डिवाइड होते हुए जा रहा है। देन ये पार्ट अपर की ओर, ये पार्ट लोअर की ओर, न्यूक्लियस आधा ऊपर गया, आधा यहाँ नीचे आया, ऐसे देखेंगे यहाँ आधा नीचे, और ये ऊपर एक नया पैरामीशियम तैयार और नीचे एक नया पैरामीशियम तैयार। तो हॉरिजेंटली मतलब ये हाथ से कटा, आधा पार्ट ऊपर गया, आधा पार्ट नीचे गया, और जो ऊपर का पार्ट है वो नया पैरामीशियम बना, जो नीचे का पार्ट है वो नया पैरामीशियम बना। तो ये भी क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स, ओनली वन पेरेंट से डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर के हाफ पार्ट अपर, हाफ पार्ट लोअर, या फिर हम कह सकते हैं ये हॉरिजेंटली डिवाइड होता है। सिंपलेस्ट वर्ड में हॉरिजेंटली डिवाइड होता है। तो ये ऐसे हॉरिजेंटली कट होता है। तो हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो रहा है। अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल लिखने को आए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो जो होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन करता है। देन आगे हम आते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे देखते हैं यूग्लिना की बात करते हैं। ठीक है, यूग्लिना जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। अभी तक हमने पढ़ा था हॉरिजेंटल, आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, बट अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल जो इधर ऐसे होता है, लेफ्ट पार्ट बॉडी का अदर साइड, लेफ्ट पार्ट जो होता है राइट साइड। देन यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट साइड एक पार्ट में, राइट साइड एक पार्ट में, लेफ्ट कट करके एक जगह चला गया, राइट कट करके एक जगह चला गया, मतलब बाइनरी फ्यूजन हुआ हाफ मिड पॉइंट से। और देन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये फ्लैजेला दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है बेटा, इसे फ्लैजेला कहते हैं। तो इसका एक फ्लैजेला यहाँ पे धीरे धीरे दूसरा डेवलप हुआ, और दूसरा डेवलप हो जाता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस इधर से उधर चले गए, और जो भी इसेंशियल चीजें थी, माइक्रोकॉन्ड्रिया इधर, माइटोकॉन्ड्रिया इधर। देन ये दो नए फ्लैजेला तैयार हो गए और दो नए इंडिविजुअल तैयार हो गए, और हमें दो ऑर्गेनिज्म मिल गए जो कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में आता है। तो इसके पहले हमने देखा था जो कि हॉरिजेंटली था, यहाँ पे हम देखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली है, जिसको वर्टिकली बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं। देन आगे डिस्कस करते हैं मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन की बात करें तो यहाँ पे हम प्लाज्मोडियम और अमीबा की बात करते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम और अमीबा जो होता है वो मल्टीपल फिजन करता है, कहीं से भी कभी भी किसी भी जगह से वो डिवाइड हो सकता है। लेकिन हम वर्टिकली एंड अगर हॉरिजेंटली बात करें, हॉरिजेंटली बाइनरी फिजन एंड वर्टिकली बाइनरी फिजन, तो वो वर्टिकली शेप में एंड अपोजिट शेप में डिफरेंट डिफरेंट तरह से बाइनरी फिजन करता है। लेकिन ये मल्टीपल बाइनरी फिजन क्या है, तो मल्टीपल होता है कहीं से भी किसी भी जगह से, ये चाहे वर्टिकली हो, चाहे हॉरिजेंटल हो, चाहे लेफ्ट टू राइट हो, राइट टू लेफ्ट हो, या फिर अप से डाउन हो, कहीं से भी ये क्या करता है, कर सकता है और न्यू इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन करता है। तो ये एक अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। यहाँ पे अमीबा देखते हैं बिकम ऑलमोस्ट राउंड सीक्रेट्स अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। तो अगर हम बात करते हैं तो अमीबा के चारों ओर ये कैसे होता है, तो ये एक इन्वायरमेंट बनाता है पहले, ठीक है, क्या करता है, ये एक इन्वायरमेंट बनाता है। तो अमीबा बिकम ऑलमोस्ट राउंड सीक्रेट्स अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। इसके ऊपर एक सिस्ट होता है जो कि एक लेयर तैयार होता है, ठीक। इस लेयर में मल्टीपल्स डिवीजन होते हैं। इनसाइड ए न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी न्यूक्लिक, या फिर हम कह सकते हैं मैनी न्यूक्लियस फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ
साइटोप्लाज्म, देन ये साइटोप्लाज्म से डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म से डिवाइड होकर के डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस को क्रिएट करता है और डिफरेंट न्यूक्लियस क्रिएट करने के बाद मैनी डॉटर सेल आर फॉर्म। बहुत सारे डॉटर सेल समझ रहे होगे, डॉटर मतलब इसलिए डॉटर यूज किया जाता है, सन इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि जो डॉटर होते हैं यही इंडिविजुअल को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसे डॉटर सेल कहते हैं। देन ये मदर सेल होता है, सन सेल नहीं होता है, ठीक है, ये डॉटर सेल ही होता है। तो ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन सिस्ट ब्रस्ट रिलीजिंग डॉटर सेल, तो सिस्ट क्या होता है, ब्रस्ट होता है और डॉटर सेल को रिलीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे डॉटर सेल देख लिए जो कि ब्रस्ट होता है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अमीबा जो होता है अपने चारों ओर एक सिस्ट रेडी करता है। ये सिस्ट जो होता है एक आउटर कवरिंग लेयर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस मैनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। देन एक सर्टेन कंडीशन में एक ऐसा सिचुएशन आता है जब एग को रिलीज होना होता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जो होता है सारे के सारे न्यूक्लियस एक पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। देन ये न्यूक्लियस ब्रस्ट होता है, या फिर कह सकते हैं ये सिस्ट जो होता है ये पूरी तरह से ब्लास्ट होता है और डॉटर सेल सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिजन को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। देन आगे के सारे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।